हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम है हर्षल और आज हम लिनक्स के और भी कुछ कमांड्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम कौन सी कमांड्स पढ़ने वाले हैं। तो ये देखिए, ये है लिस्ट ऑफ कमांड्स। ये सभी कमांड्स वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहली कमांड है फाइंड कमांड। तो चलिए फाइंड कमांड के बारे में बताने के लिए मैं चलता हूँ मेरे टर्मिनल पे। तो टर्मिनल पे जाने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो दैट इज हर्षल @localhost। तो हर्षल यूज़र है, लोकल होस्ट मशीन का नाम है। उसके बाद में टिल्ड का मतलब होता है यूज़र का डायरेक्टरी, ठीक है। तो pwd अगर मैं कर दूँ तो वो यूज़र का डायरेक्टरी हो जाएगा। ये देखिए हर्षल नाम की डायरेक्टरी है। तो लेकिन इसमें अभी क्या है कि मैंने ये जो है वर्चुअल मशीन का एक्सेस लिया हुआ है। ये मेरी कोई फिजिकल मशीन नहीं है, ठीक है। मैंने मेरे फिजिकल मशीन से वर्चुअल मशीन का एक्सेस लिया है। तो ये देखिए मेरी वर्चुअल मशीन है CentOS की। मैंने इस मशीन का एक्सेस लिया हुआ है, ठीक है। जो यूज़र है वो हर्षल है, राइट। तो ये मैंने वर्चुअल मशीन का एक्सेस मेरे फिजिकल मशीन से कैसे लिया है, उसके लिए आपको मेरा जो एक पुराना वीडियो है वो आपको देखना होगा। तो उसका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप प्लीज़ वो चेकआउट कर लीजिए। तो चलिए हम लोग फाइंड कमांड के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं ls कर देता हूँ तो ये देखिए हर्षल नाम के डायरेक्टरी के अंदर में इतने सारे फाइल्स अवेलेबल है, ठीक है। तो अभी क्या है कि एडमिन कौन सी फाइल है, रेगुलर फाइल है, टेक्स्ट फाइल है या फिर डायरेक्टरी है, वी डोंट नो, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई मेंशन नहीं किया है। तो अगर मुझे ये भी पता करना है कि ये कौन सी फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, डायरेक्टरी है कि क्या है, तो फाइल टाइप जानने के लिए आपको ls-l करना होगा। तो इससे क्या होगा, आपको फाइल का नाम भी दे देगा वो। उसके बाद में फाइल का जो टाइप है, वो जो फर्स्ट कैरेक्टर है ना, वो फाइल का टाइप होता है, उससे आप डिफाइन कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। तो हाइफन जो दिया है इसका मतलब है कि एडमिन जो है वो एक रेगुलर फाइल है, एक नॉर्मल फाइल है। एडमिन 1 भी एक नॉर्मल फाइल है, एडमिन 2 भी है। और यहाँ पर देखिए डी दिया हुआ है। डी का मतलब है ये डायरेक्टरीज है, ये बाकी सारी जो है वो सब डायरेक्टरीज है। तो इस तरीके से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। तो चलिए हम लोग अभी फाइंड कमांड का देखते हैं। तो फाइंड कमांड मैंने यहाँ पे टाइप किया है। तो फाइंड अगर आपको करना है, फाइंड कमांड का सबसे पहले तो मतलब होता है कि आपको फाइंड आउट करना है, कोई तो भी फाइल फाइंड आउट करना है, कोई डायरेक्टरी हो, सिंबॉलिक लिंक हो, ब्लॉक हो, ठीक है, डिवाइस, कुछ भी, मतलब कोई पैकेज हो, वॉट एवर यू कैन फाइंड आउट, ठीक है। आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो फाइंड कमांड से। तो आप ये कैसे फाइंड आउट करोगे ये मैं आपको अभी बताऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। फाइंड के साथ में आपको डॉट या फिर स्लैश आपको यूज करना होगा, बिकॉज आप फाइंड तो कर रहे हो कोई तो भी चीज को, बट वो आप कहाँ फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे डॉट लिखते हो, डॉट डाल देते हो, तो क्या होता है कि वो करंट डायरेक्टरी में फाइंड आउट करेगा। जैसे कि हम करंट डायरेक्टरी है हर्षल नाम की, जो यूजर जो डायरेक्टरी है, यूजर है हर्षल, तो हर्षल के डायरेक्टरी के अंदर में वो फाइंड आउट करेगा, ठीक है। अगर आप स्लैश डाल देते हो तो वो पूरे सिस्टम में फाइंड आउट करेगा, क्योंकि स्लैश का मतलब होता है रूट, और रूट मतलब जो होता है वो पूरा सिस्टम का जो फाइल सिस्टम जो होता है वो रूट से शुरू होती है। तो इसलिए वो पूरे सिस्टम के फाइल्स, पूरे सिस्टम में वो फाइंड आउट करेगा वो चीज, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग डॉट से शुरू करते हैं। तो डॉट मतलब करंट डायरेक्टरी। तो करंट डायरेक्टरी में मुझे नेम डालना है, और आपको क्या, और यहाँ पे डाल दीजिए उस फाइल का नाम, ठीक है। मुझे एडमिन नाम का जो फाइल है वो फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे अभी अगर एंटर करूँगा तो ये देखिए मुझे एडमिन जो है वो पता चल गया। यहाँ पे है डॉट मतलब करंट फोल्डर के अंदर में, करंट डायरेक्टरी में एडमिन नाम का डायरेक्टली एक फाइल है या डायरेक्टरी है, आई डोंट नो, क्योंकि
इसमें यहाँ पे इन्होंने बताया नहीं है। तो अगर मुझे इसको पता करना है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको कॉपी कर दूंगा और यहाँ पर ls-l कर दूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो ये देखिए एडमिन नाम का जो फाइल है ये यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब ये एक रेगुलर फाइल है। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो फाइंड में और भी कुछ ऑप्शन है, जैसे कि अगर मुझे यही चीज़ अगर मुझे रूट में फाइंड आउट करना है तो रूट में फाइंड आउट करने के लिए आपको ये स्लैश का साइन देना पड़ेगा, उसके बाद में नाम से सर्च करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे एडमिन लिखता हूँ तो देखते हैं, तो ये देखिए बहुत सारी फाइल्स है, ठीक है, काफ़ी सारी फाइल्स उसने शो किया है। तो इस तरीके से आप वो पता कर सकते हो, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये हो गया एडमिन। अगर आपको इसका वर्ड काउंट अगर पता करना है तो आप यहाँ पे 5 का साइन करके नंबर ऑफ कितने रिजल्ट्स है वो पता करना है। तो WC-L मतलब वो नंबर ऑफ लाइंस जो है वो आपको बता देगा। तो ये देखिए उसने टोटल 3 लाइंस दिया हुआ है। 3 इसलिए क्योंकि सिर्फ 3 ही लाइंस उसने डिटेक्ट की है, बाकी की सभी लाइंस जो है ना वो परमिशन डिनाई किया हुआ है उसके लिए, क्योंकि जो नॉर्मल यूजर है उसको सभी चीज़ों का परमिशन नहीं होता है, ठीक है, लिमिटेड एक्सेस होता है नॉर्मल यूजर को, इसलिए सिर्फ वो 3 ही फाइल सर्च कर पाया है। तो ये होता है। उसके बाद में अगर फाइंड का और एक होता है ऑप्शन, दैट इज -टाइप। आप टाइप भी स्पेसिफाई कर सकते हो, जैसे कि मुझे डायरेक्टरी ही फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो डायरेक्टरी सिर्फ 1 डायरेक्टरी अवेलेबल है, ठीक है, ओनली 1 डायरेक्टरी है। उसके बाद आप इस तरीके से अगर आपको सिर्फ फाइल ही मतलब करना है तो आप फाइल्स का देख सकते हो, तो 2 फाइल्स अवेलेबल है, यहाँ पे देखिए नंबर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप काफ़ी कुछ फाइंड आउट कर सकते हो, वर्ड काउंट भी कर सकते हो। उसके बाद में अगर आपको ये मैं क्या करता हूँ, अगर आपको कुछ डिलीट भी करना है, मान लीजिए आपको अभी एडमिन जो है, एडमिन को अभी आपको डिलीट करना है, तो आप डिलीट भी कर सकते हो फाइंड करके, ठीक है, कर दीजिए। देखिए अभी एडमिन नाम का जो फाइल था पहले वो अभी डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से आप फाइंड का यूज़ करके जो टेक्स्ट फाइल से डायरेक्टरीज है व्हाटएवर आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है फाइंड कमांड। तो इस तरीके से आप लोग इसे यूज़ करोगे। तो अभी हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट कमांड पे। तो जो नेक्स्ट कमांड है दैट इज, सबसे पहले फाइल में देखते हैं। तो फाइंड में देखिए टाइप्स ऑफ फाइल्स होते हैं कुछ, ठीक है। तो उसके लिए आपको ls-l करना है। लॉन्ग लिस्टिंग करोगे तो आपको फाइल का टाइप पता चलेगा। अगर सिर्फ ls करोगे, लिस्टिंग करोगे, तो आपको सिर्फ वो फाइल के नाम शो करेगा, ठीक है। तो आप ls-l ये वाला कमांड यूज कीजिए। तो देखिए रेगुलर फाइल एक टाइप है, डायरेक्टरी नाम की जो फाइल है, सिंबॉलिक लिंक है, कैरेक्टर डिवाइस है, ब्लॉक डिवाइस है। तो ये टोटल 5 नाम की नंबर, ये टाइप्स ऑफ फाइल्स है, ठीक है। टोटल 5 टाइप्स है इसके। तो जनरली ये जो रेगुलर फाइल है एंड डायरेक्टरी है ये ज़्यादातर होती है। ये सिंबॉलिक लिंक्स जो होता है, कैरेक्टर डिवाइस, ब्लॉक डिवाइस, ये मैं आगे जब आपको फाइल सिस्टम पढ़ाऊंगा, हम लोग आगे फाइल सिस्टम पढ़ने वाले हैं, मतलब फाइल के कुछ टाइप्स पढ़ने वाले हैं, NTFS, FAT32, उसके बाद में ext4, मतलब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम्स है। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तभी मैं आपको ये टाइप्स ऑफ फाइल्स जो है वो पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो तब तक सिर्फ आप इतना याद रखिए कि ऐसे टाइप्स होते हैं। सो रेगुलर फाइल एंड डायरेक्टरी, मतलब ये आपको बताने की अभी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको अभी अच्छे से पता हो गया होगा, ठीक है। तो बाकी की जो चीज़ें हैं वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारा लोकेट कमांड।
अभी लोकेट कमांड में क्या होता है, लोकेट कमांड इज सिमिलर टू द फाइंड कमांड। मतलब फाइंड में हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कोई तो भी फाइल या फिर कोई तो भी डेटा, ठीक है, फाइल डायरेक्टरी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। लोकेट से भी सेम चीज हम लोग करते हैं, मतलब हम लोग फाइंड आउट करते हैं। लेकिन फाइंड एंड लोकेट में डिफरेंस क्या है, फाइंड एंड लोकेट में क्या डिफरेंस है? तो फाइंड जब भी हम कमांड यूज करते हैं तो वो क्या करता है, वो फाइंड आउट करता है, वो सर्च करता है सिस्टम के फाइल सिस्टम में। मतलब जो भी फाइल सिस्टम हमारे मशीन को असाइन हुआ होगा, ठीक है, वो उसको मतलब स्टोरेज को जो भी फाइल सिस्टम असाइन हुआ होगा वो उसको वो फाइल सिस्टम में मतलब सर्च करता है। और लोकेट जो है वो आपके डेटाबेस में सर्च करेगा, फाइल सिस्टम में सर्च करेगा फाइंड, राइट, और डेटाबेस में सर्च करेगा लोकेट कमांड। तो ये आप थोड़ा सा, दोनों में ये डिफरेंस है, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। तो चलिए लोकेट का कुछ देखते हैं। तो लोकेट काफ़ी सिंपल कमांड है, जैसे कि अभी देखिए, जैसे कि admin1 है, अगर इसको मैं लोकेट कमांड से करता हूँ admin1, तो ये देखिए उसने पूरा बता दिया कि होम के अंदर, हर्षल के अंदर वो एडमिन नाम का जो फाइल है वो अवेलेबल है। उसके बाद में ये देखिए admin1 codes.txt, ये भी एक फाइल अवेलेबल है USR के अंदर में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। अगर मुझे पूरा लॉग फाइल्स देखना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टार कर दूंगा और डॉट लॉग कर दूंगा। मतलब डॉट लॉग की जो भी फाइल्स है वो सभी वो अभी आपको शो करेगा। तो ये देखिए इतनी फाइल्स जो है वो उसने शो की है। अगर ये जो फाइल्स है, अगर ये मुझे काउंट करना है तो शायद यहाँ पे -c होना चाहिए, काउंट, यस। तो -c से क्या है, वो काउंट कर देगा कि टोटल 23 फाइल्स अवेलेबल है डॉट लॉग से। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे -L अगर करता हूँ तो देखिए एक भी फाइल अवेलेबल नहीं है, राइट, क्योंकि केस सेंसिटिव है। अगर मुझे केस सेंसिटिव अगर इग्नोर करना है, चाहे बड़ा L हो, कैपिटल L हो, स्मॉल l हो, डजेंट मैटर, ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे -i भी यहाँ पे डाल दूंगा, मतलब वो इग्नोर करेगा, ठीक है। तो देखिए फिर से 23 आ गया, क्योंकि अभी उसने कैपिटल L, स्मॉल l सबको उसने एक्सेप्ट किया है, तो वो रिजल्ट उसने बता दिया। उसके बाद और हम लोग क्या कर सकते हैं, तो लोकेट करके और एक हाइफन, अगर आपको डेटाबेस अगर जानना है कि लोकेट कौन से डेटाबेस से ये पूरा डिटेल्स उठा रहा है, उसका लॉग, तो वो डेटाबेस का जो फाइल है वो आपका स्टोर कहाँ पे होता है वो अगर आपको पता करना है तो लोकेट -S अगर कर दो तो ये आपको पता चलेगा। तो डेटाबेस आपका है mlocate.db, ठीक है। तो ये है var lib, यहाँ पे है आपका डेटाबेस, ठीक है। तो इसमें 10,980 डायरेक्टरीज है, इतनी फाइल्स है, इतने फाइल नेम्स है, तो ये सभी चीज़ें एंट्री है यहाँ पे डेटाबेस में। तो इस तरीके से आपको ये पता चलेगा। और देखते हैं, कुछ होगा, कुछ छूट गया होगा। ओके, अगर आपको नंबर ऑफ काउंट, ठीक है, अभी देखिए लोकेट जो कमांड है, लोकेट, ओके, लोकेट कमांड, लोकेट एंड फाइल नेम ही होना चाहिए, दैट्स राइट। तो लोकेट, ठीक है। तो ये देखिए इतनी सारी कमांड है, ठीक है। अगर मुझे क्या है कि सिर्फ 5 रिजल्ट ही दिखने चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा,
अगर मुझे सिर्फ 5 कमांड अगर शो करनी है तो उसके लिए मैं -n कर दूंगा, मतलब नंबर्स, मुझे सिर्फ 5 रिजल्ट्स देखने हैं तो वो सिर्फ 5 रिजल्ट्स दिखाएगा, 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ रिजल्ट्स जो है वो भी अपने हिसाब से आप लोग चेंज कर सकते हो। तो दैट इज, अगर मुझे 10 देखना है तो ये 10 शो करेगा। तो इस तरीके से आप लोग चेंज कर सकते हो। तो ये हो गया लोकेट कमांड। इसके बाद आगे हम लोग डेट कमांड के बारे में पढ़ेंगे। अभी डेट में क्या होता है, डेट इज वेरी इजी, राइट। अगर आप सिंपली अगर डेट अगर लिख दो तो वो आपको आज का डेट बताएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे EST मतलब टाइम, स्टैंडर्ड टाइम है, ईस्टर्न टाइम जोन है, ठीक है। ये मैंने जो मेरा वर्चुअल मशीन है वो US के टाइम से सिंक्रोनाइज किया था जब मैंने इंस्टॉल किया था तब। तो मैंने IST टाइम इंस्टॉल नहीं किया था, मतलब सिंक्रोनाइज नहीं किया था, वो EST से सिंक्रोनाइज हो गया था। तो इसलिए वो EST का टाइम बता रहा है, मतलब US का टाइम बता रहा है, ठीक है। जबकि इंडिया का टाइम है 6:53 और यहाँ पे टाइम है 8:23। तो ये सुबह के 8:30 बजे है और मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये शाम के लगभग 7 बज गए हैं। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको डेट के बारे में बताता हूँ कि मतलब आप क्या क्या इसमें चेंजेस कर सकते हो। तो सबसे पहले डेट में क्या होता है कि सबसे पहले डे होता है, मंथ होता है एंड ईयर होता है, ठीक है। दैट इज वेरी कॉमन। अगर आपको डे देखना है तो यहाँ पे आप सिंपली %d कर दीजिए, मतलब वो ओके। तो अगर आप प्लस करके यहाँ पे %d कर देते हो तो वो आपको डे बताएगा। तो आज का जो डे है दैट इज 21, ठीक है। उसके बाद अगर आपको मंथ देखना है, कौन सा मंथ है, तो सिंपली यहाँ पर m कर दीजिए, वो मंथ बताएगा, ठीक है। 12th मंथ है दैट इज दिसंबर। ईयर करना है तो यहाँ पे y कर दीजिए, 2021 ईयर भी बता दिया इसने। तो अगर आपको ये तीनों चीज़ें जो है वो एक साथ अगर देखनी है, मतलब आपको आपको डे भी देखना है, उसके बाद में मंथ भी देखना है, उसके बाद ईयर भी अगर शो करना है तो ये इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये सभी दिखाएगा। देखिए 21 दिसंबर 21, ठीक है, डे मंथ ईयर। अगर इसको आपको हाइफन देना है तो वो हाइफन दे देगा, इस तरीके से आपको शो करेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अगर आपको मान लीजिए कि अगर आपको परसेंटेज अगर हम लोग ए करते हैं तो देखिए वो क्या बताएगा, वो बताएगा डे, दैट इज ट्यूसडे। अगर आप कैपिटल ए करते हो तो वो आपको ट्यूसडे पूरा लिख के बताएगा, ठीक है। स्मॉल बी करते हो तो दिसंबर, कैपिटल बी करते हो तो वो पूरा दिसंबर आपको बताएगा, ठीक है। और इसके साथ में और एक है सी करके भी है, चलिए ये भी बता देता हूँ। सी करते हो तो ये देखिए उसने पूरा का पूरा उसने यहाँ पे शो कर दिया है। कैपिटल सी से भी शायद पूरा का पूरा नहीं, कैपिटल सी से सिर्फ आई डोंट नो ये क्या शो कर रहा है। ओके, वॉट एवर इट इज़, ये ठीक है। तो ये होता है डे। तो अभी इसमें क्या है कि आप मतलब ये जो ऑप्शंस है ये आप एक साथ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे डेट लिख दो, उसके बाद में प्लस करके आप यहाँ पे डाल सकते हो, आपकी मर्जी। यहाँ पे अगर मैं %a डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में %डे, उसके बाद में %मंथ, उसके बाद %ईयर। तो ये अभी ये पूरा शो करेगा, ठीक। तो आप जैसा चाहो वैसे कर सकते हो, इट डिपेंड्स अप टू यू। तो चलिए इसके बाद में तो ये कुछ फॉर्मेटिंग है जो यूज़ होती है, ठीक है। आप अपने मन से फॉर्मेटिंग कर सकते हो, दैट इज़ वेरी सिंपल।
ठीक है। तो अभी इसमें डेट में क्या है कि आप डेट सेट भी कर सकते हो, ठीक है। बट ये जो है ये इट इज़ नॉट मतलब इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप टाइम जो है वो सेट करो, ठीक है। अगर आप टाइम सेट भी करते हो तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या होता है, ठीक है। ये सेट करने के लिए आपको सेट लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पे टाइम लिखना है। जैसे 2021 पहले ईयर लिखना है, बाद में मैं यहाँ पे 10th मंथ लिख देता हूँ, मुझे 10वां महीना चाहिए, यहाँ पे 12वां मंथ है, और उसके बाद में यहाँ पे लिख देता हूँ 10, ठीक है। 10 अक्टूबर 2021, ये ऐसे हो गया। और टाइम जो है ना वो लिख देता हूँ 12:00, ठीक है। ये 24 आवर्स के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ये हो जाएगा अभी सेट। सॉरी, ये सेट नहीं होगा, इसके लिए सूडो मतलब आपको चाहिए, क्योंकि सूडो जो है आपको रूट यूज़र चाहिए। नॉर्मल यूज़र टाइम सेट नहीं कर सकता, उसको वो एक्सेस नहीं है। तो मैं सूडो कर देता हूँ तो वो रूट एक्सेस उसको मिल जाएगा। और देखिए यहाँ पे जो डेट है वो सेट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 10 अक्टूबर आ गया। बट अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे फिर से डेट करता हूँ तो ये देखिए डेट जो है 10 अक्टूबर सेट हो गया, राइट। बट दोस्तों ये जो चीज़ें हैं ना ये रिकमेंडेड नहीं है, ये रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है कि आप जब भी किसी सिस्टम पे अगर आप होते हो, ठीक है, कोई भी सिस्टम आप इंस्टॉल करते हो, चाहे वो विंडोज़ हो, चाहे वो लिनक्स हो, चाहे वो मैक हो, ठीक है। तो हर सिस्टम, जो सिस्टम होता है ना हमारा, वो क्या होता है कि वो एनटीपी सर्वर से सिंक्रोनाइज होता है। बाय डिफ़ॉल्ट एनटीपी सर्वर से सिंक्रोनाइज होता है। तो क्या होता है कि जो टाइम जो है ना वो नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल सर्वर होता है, तो उससे सिंक्रोनाइज होता है। तो टाइम जो है वो अपने आप अपडेट होता है और आपको करेक्ट टाइम शो करता है, ठीक है। तो अगर आपको सेट करना है तो आप इस तरीके से सेट कर भी सकते हो, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। ओके गाइस, तो इस तरीके से आप लोग सेट कर सकते हो टाइम। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कैल जो है इसका मतलब होता है कैलेंडर, ठीक है। दैट इज़ वेरी 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 सिंपल। तो अगर आपको कोई कैलेंडर देखना है तो जस्ट कैल ऑप्शन आप डाल दीजिए, वो आपको बता देगा कि आज की तारीख कितनी है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे 21 है, बट मैंने सेट किया है 10, ठीक है, तो वो 10 में चला गया। उसके बाद में अगर आपको ठीक है, तो ये मैंने अभी कैल कर दिया। अभी कैल के बाद में आप मंथ डाल दो, ठीक है। मंथ अगर मुझे डालना है 12 और मुझे डालना है 2050, ठीक है। तो ये देखिए वो कैलेंडर बता देगा, ठीक है। ये 2050 में थर्सडे को 1 आएगा, कौन सी तारीख कब आती है वो बता देगा, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ 10, ठीक है, तो ये होगा 30। ये देखिए 30 जो है वो संडे को आएगा, दैट इज़ फाइन। तो इस तरीके से आप लोग मतलब आप कैल करके आप यहाँ पे 2030 भी कर दो। शायद ये नहीं हो रहा है, सॉरी, कैल होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए पूरा कैलेंडर आ गया यहाँ पे, ठीक है। 2030 का अगर मैं यहाँ पे 5000 कर दूँ तो देखते हैं 5000 होता है क्या, 5000। तो ये देखिए ईयर 5000 का पूरा आ गया है यहाँ पे कैलेंडर, ठीक है। ईयर 5000 में कौन सा कब रहेगा। तो इस तरीके से आप कैलेंडर यूज़ कर सकते हो, मतलब आप देख सकते हो कौन से तारीख को, मतलब कौन से दिन को कौन सी तारीख रहेगी, ठीक है, उस ईयर में या फिर उस मंथ में। तो इस तरीके से आप लोग यूज़ कर सकते हो। अगर मैं कैल यहाँ पे ओके, ओफ हैंग हो गया है, शायद हैंग हो गया है।
यहाँ पे मेरा सिस्टम हैंग हो गया है, तो इसे मैं क्विट करता हूँ पहले और फिर से इसे लॉगिन कर लेता हूँ। तो इसको लॉगिन करने के लिए मुझे SSH लेना पड़ेगा मेरे वर्चुअल मशीन का। तो Harshal@192.168.43.230। ठीक है, तो ये कनेक्ट टू होस्ट पोर्ट, नो राउट टू होस्ट, शायद कुछ तो भी हो गया है इसमें। वन 168.43.230। कनेक्ट टू होस्ट पोर्ट 22, नो राउट टू होस्ट। शायद यहीं पे कुछ तो भी प्रॉब्लम है। ifconfig ओके, तो यहाँ पे ना कुछ चेंजेस हो गया है। यहाँ पे ना IP नहीं मिल रहा है, उसके वजह से ये सब हो रहा है। तो इसको मैं अभी क्लोज कर देता हूँ। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम लोग वर्चुअल मशीन को कैसे एक्सेस करेंगे। तो मैं अभी मेरे वर्चुअल मशीन में जाता हूँ। यहाँ पे मैंने CentOS जो है वो इंस्टॉल कर रखा है। तो मैं सबसे पहले सेटिंग में जाऊँगा। ठीक है, सेटिंग में जाने के बाद मैं नेटवर्क में जाऊँगा और नेटवर्क में यहाँ पर ब्रिज अडाप्टर ले लूँगा और यहाँ पे जो है सब ऑल कर दूँगा, अलाउ ऑल, इसे ओके कर दूँगा। उसके बाद मैं ये स्टार्ट कर दूँगा मशीन। तो मशीन जैसे ही मैं अगर स्टार्ट करता हूँ तो अभी मुझे मशीन का जो है वो IP एड्रेस पता करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं ifconfig ये वाला कमांड यूज़ करूँगा। थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, आ गया। तो अभी मैं 1 2 3 4 तो अभी यहाँ पर एक्टिविटीज़ में क्लिक करूँगा तो नीचे कुछ ऑप्शन आ जाएंगे और टर्मिनल पे यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे मैं ifconfig ये कमांड ifconfig ये कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दूँगा और फिर यहाँ पर ये देखिए 192.168.43.230। वन 192.168.43.230।
1 2 3 4 ओके। तो देखिए गाइज इस तरीके से मैंने मेरे वर्चुअल मशीन का मैंने एक्सेस ले लिया है। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं अभी। नेक्स्ट तो कैलेंडर जो है वो तो आपको समझ में आ गया होगा, इट्स वेरी इजी। तो नेक्स्ट कमांड है स्लीप। ठीक है, अभी स्लीप कमांड जो है ये कमांड मतलब ठीक है आपको, मतलब स्लीप मतलब तो पता होगा कि स्लीप मोड में मतलब रखना। तो ये स्लीप जो होता है ये क्या होता है कि अगर हम कोई भी कमांड अगर एग्जीक्यूट करते हैं, राइट, तो प्रॉब्लम क्या होता है कि वो कमांड जब हम एग्जीक्यूट करेंगे ना तभी एग्जीक्यूट होगा, राइट। लेकिन मुझे वो जो कमांड है, एक स्पेसिफिक जो कमांड है, किसी चीज का बैकअप जो है वो मुझे इतनी टाइम के बाद में लेना है, राइट। अगर कोई सर्वर है, ठीक है, वो सर्वर में बहुत सारा डेटा स्टोर होता है, तो उस डेटा को क्या करना है कि बैकअप लेना है, वो जो डेटा है उसको दूसरी तरफ मतलब उसको मूव करना है। तो फिर क्या होगा कि मैं मूव कमांड यूज करूंगा, बट मुझे वो यूज करना है 1 घंटे के बाद। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 1 घंटे का स्लीप मोड डाल दूंगा, तो 1 घंटे के बाद में वो अपने आप वहां पे कमांड एग्जीक्यूट करेगा, रन करेगा। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे ls अगर करता हूं ना, तो इसने लिस्टिंग क्विकली कर दिया, राइट। तो अगर मैं क्या करता हूं, यहाँ पे स्लिप कर देता हूं, ठीक है, स्लिप अगर मैं यहाँ पे 10, तो 10 जो होता है वो सेकंड है, ओके गाइस। तो 10 सेकंड में अगर मैं करूंगा, तो अभी अगर मैं यहाँ पे ls करूंगा तो क्या बोल रहा है, स्लिप इनवैलिड टाइम इंटरवल ls स्लिप हेल्प, ओके। ओके राइट, तो पता नहीं कभी कभी चलता ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मैं 10 सेकंड कर देता हूँ और यहाँ पे ls करता हूँ, इनवैलिड टाइम इंटरवल ls, ऐसे कैसे हो रहा है। ठीक है, तो देखिए अभी जो ls है ना, ये ls 10 सेकंड के बाद में एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये देखिए ये थोड़ा टाइम लेगा, अभी देखा आपने 10 सेकंड के बाद में एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अगर मुझे इसको मिनट करना है तो m अगर मैं कर दूंगा तो वो मिनट हो जाएगा, राइट। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो क्या होगा कि अभी 10 मिनट के बाद में ls कमांड एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो इस तरीके से होता है। लेकिन अभी क्या है कि मुझे अभी इसे कैंसिल करना है, तो मैं कंट्रोल C प्रेस करूंगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। ओके गाइस, तो ये है स्लिप कमांड। तो स्लिप अगर मैं यहाँ पे 10 डालता हूँ तो वो अभी मतलब कुछ भी नहीं होगा, मैं कमांड नहीं डाल सकता। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप हो जाएगा, बट वो स्लिप मोड में चला गया है। आप कोई भी कमांड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते 10 सेकंड तक, अभी आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये चीज है, तो ये होता है स्लिप मोड। तो देखिए यहाँ पे मिनट के लिए हम लोग m यूज करते हैं, अगर सिर्फ नंबर भी डाल दिया तो वो सेकंड में ले लेता है। r यूज करते हैं, डे यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप एंड ओके, मैं ये बताना भूल गया। अगर देखिए अगर आप यहाँ पे आप स्लिप करके स्लिप 11 और यहाँ पे एंड करते हो ना, तो इसका मतलब है क्या होगा कि पहले स्लिप कमांड एग्जीक्यूट होगा, वो 11 सेकंड तक रुकेगा। उसके बाद वो आपका दूसरा जो कमांड है जो आप डालोगे, अगर मैं यहाँ पे pwd डालता हूं तो 11 सेकंड होने के बाद में वो pwd कमांड जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। तो एंड का मतलब ये होता है कि पहले आपका कमांड एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद वो होने के बाद वो pwd कमांड जो है उसे एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये देखिए देखा आपने, तो
इस तरीके से ये स्लिप कमांड आप लोग यूज़ कर पाओगे। तो काफ़ी सिंपल है। उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइम कमांड। अभी टाइम कमांड में क्या होता है, अगर आप टाइम लिखते हो, कोई भी अगर आप टाइम के साथ में अगर आप कोई भी कमांड वहाँ पे टाइप करते हो तो वो आपको बता देगा कि वो कमांड एग्जीक्यूट करने में टाइम कितना ले रहा है। तो देखिए टोटल जो टाइम है वो 0 ले रहा है, ठीक है। हम मतलब यूज़र से, ठीक है, ये सिस्टम तक मतलब कर्नल तक कितना टाइम लग रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, यूज़र से कर्नल तक जाने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है, नहीं, ठीक है, तो वो वाला टाइम है। तो सिस्टम का टाइम कौन सा है कि सिस्टम तक जाने तक उसको कितना टाइम लग रहा है, तो वो वहाँ पे बताए। तो कुछ भी टाइम लग रहा है, मतलब रियल टाइम में सब कुछ हो पा रहा है, तो दैट इज़ PWD कमांड। तो वही के वही पे वो कर दे रहा है, तो 0 टाइम ले रहा है वो। उसके बाद में अगर आप LS अगर कर दोगे तो देखिए यहाँ पे टोटल टाइम जो है रियल टाइम, ठीक है। मतलब हम लोग कोई तो भी कमांड हम लोग रन करेंगे, फिर वो क्या होगा, वो कमांड हम रन करेंगे तो मतलब ये टर्मिनल से वो जाएगा शेल में, ठीक है, और फिर शेल से जाएगा कर्नल में, कर्नल लेके जाएगा सिस्टम में, राइट। तो शेल में जो एग्जीक्यूट होता है दैट इज 0.001 सेकंड, ठीक है। रियल टाइम जो है इसका 0.011 सेकंड, और जब सिस्टम तक जाएगा, सिस्टम में जब वो रन होगा तो दैट इज 0.004 सेकंड। तो ये बस आपको टाइम बताता है, जो भी कमांड है उसका टाइम बता देगा वो। अगर मैं यहाँ पे टाइम अगर टॉप कमांड यूज करता हूँ तो ओके, टॉप कमांड ही आ गया इसमें, ठीक है। तो ये देखिए टॉप कमांड का इसने बताया 5 मिनट लगेगा, टोटल 5 मिनट 0.024 सेकंड, इतना टाइम लगता है, ठीक है। तो वो आपको एग्जीक्यूशन, प्रॉपर एग्जीक्यूशन, जो कंप्लीट एग्जीक्यूशन का जो टाइम है ना, रियल टाइम, वो बताता है। तो रियल टाइम इज इंपॉर्टेंट। तो बस इतना ही काम है वो टाइम कमांड का। तो वो एग्जीक्यूशन टाइम आपको शो करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अभी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ गए हैं, दैट इज टार, ठीक है। अभी टार जो कमांड है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कमांड। तो टार से हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। टार से हम लोग करते हैं आर्काइव, ठीक है। कोई भी फाइल्स जो होती है, बहुत सारी जो फाइल्स होती है, जब भी आपके आउटलुक में काफी सारे मेल्स होते हैं, राइट, तो आपका जो इनबॉक्स होता है वो फुल हो जाता है। तो फिर आप लोग वो जो डेटा होता है, वो जो उतनी फाइल्स होती है, उसको आप क्या करते हो, उसको आप आर्काइव करते हो, राइट। तो आर्काइव करना मतलब क्या होता है कि वो जितनी भी फाइल्स है, फॉर एग्जाम्पल 1000, 2000, 5000, वॉट एवर द फाइल साइज, ठीक है, कितनी भी फाइल्स हो, नंबर ऑफ फाइल्स, तो उस नंबर ऑफ फाइल्स को क्या करता है, वो एक ही फाइल बना देता है। मतलब अगर 10 फाइल हो तो 10 फाइल की एक ही फाइल बनेगी, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड आर्काइविंग, ठीक है। लेकिन टार कमांड से आप सिर्फ आर्काइव नहीं करते, तो आप वहां पे जीप भी कर सकते हो, आप जीप फाइल भी बना सकते हो, आप जीप फाइल एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज आप कर सकते हो टार कमांड से। तो टार कमांड से आप आर्काइव भी कर सकते हो, ठीक है, उसको कॉम्प्रेस भी कर सकते हो, जीप फाइल में कन्वर्ट कर सकते हो, कॉम्प्रेस कर सकते हो। मतलब अगर आप 10 फाइल की अगर आप एक ही फाइल बना दो तो क्या होगा, उसका साइज बड़ा होगा, उस एक फाइल का भी साइज बड़ा होगा। तो मुझे क्या करना है कि उसका साइज जो है ना उसको कम करना है, उसे कॉम्प्रेस करना है। तो आप टार से ही उसको कॉम्प्रेस भी कर सकते हो, ठीक है। अगर कॉम्प्रेस की हुई फाइल को अगर आपको फिर से एक्सट्रैक्ट करना है तो आप उसे एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो। सो टार कमांड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो चलिए मैं बताता हूं कि टार कमांड हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो टार कमांड में अगर फॉर एग्जांपल अगर यहां पे देखिए 2 फाइल है, admin1 एंड admin2, राइट। तो मैं क्या करता हूं, टार कमांड से CFV, C का मतलब है क्रिएट द फाइल, V का मतलब है वर्बोस, क्रिएट द आर्काइव होता है, F मतलब फाइल होता है और V मतलब वर्बोस होता है, ठीक है।
तो CFV ये हो गया। उसके बाद आपको मतलब वो आर्काइव जो करने वाले हो ना उसका नाम आपको लिखना है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी नाम देता हूँ, दैट इज मैंने यहाँ पे डेमो नाम दे दिया, राइट। तो डेमो नाम दे दिया और यहाँ पे एडमिन यहाँ पे 1 करता हूँ एंड एडमिन 2 कर देता हूँ, ठीक है। तो डेमो के साथ में यहाँ पे ना आपको डॉट टार करके यहाँ पे एक्सटेंशन आपको देना पड़ेगा। चलिए देखते हैं विदाउट एक्सटेंशन क्या होता है, वो भी देख लेते हैं। तो विदाउट एक्सटेंशन डेमो फाइल क्रिएट हो गई है। अगर मैं उसे देखता हूँ कैट डेमो, तो ओके, तो उसने दोनों फाइल का एक फाइल में कन्वर्ट कर दिया है। तो अगर मैं कैट एडमिन अगर करता हूँ एडमिन 1, ठीक है, तो ये देखिए कैट एडमिन 1 में उसने ये कुछ तो भी लिखा हुआ है, राइट, यहाँ तक, ठीक है, कुछ भी। उसके बाद में अगर मैं कैट एडमिन 2 कर देता हूँ तो हेलो वर्ल्ड जो है ना ये लिखा है उसने, ठीक है। तो इसमें ना एडमिन 1 में ये है और उसके बाद एडमिन 2 में हेलो वर्ल्ड, बस ये दो ही चीज़ें यहाँ पे है। तो अगर मैं कैट डेमो अगर देखता हूँ तो डेमो में सॉरी यहाँ पे ना कैट एडमिन, उसके बाद में कैट एडमिन 2, उसके बाद में कैट डेमो। तो डेमो में देखिए कुछ तो भी यहाँ पे ये एडमिन 1 है, तो एडमिन 1 में ये GF ये जो है ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो है एडमिन 2 है, ये यहाँ से एडमिन 2 है, यहाँ से एडमिन 2 है, ठीक है। उसके बाद में उसने कुछ इनक्रिप्शन किया हुआ है और यहाँ पे कुछ तो भी लिखा हुआ है, ठीक है, हर्षल वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ऐसे कुछ तो भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसने क्या किया कि दोनों फाइल का मिला के उसने एक फाइल क्रिएट कर दी है, राइट। तो दैट इज कॉल्ड आर्काइविंग। तो अगर पता है कि मैं क्या करता हूं, अगर मैं रिमूव कर देता हूं एडमिन 1 को और एडमिन 2 को, दोनों फाइल्स अगर मैं रिमूव कर देता हूं, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि गलती से मेरी 2 फाइल्स रिमूव हो गई, राइट, दोनों फाइल्स रिमूव हो गई और मुझे वो डेटा अभी चाहिए, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो डेटा, वो इंपॉर्टेंट डेटा जो है वो डिलीट हो गया। तो मैं क्या करूंगा, अभी जो मैंने आर्काइव लेके रखा था पहले, डेमो नाम की फाइल जो है वो आर्काइव करके रखा था, तो मैं इससे अभी एक्सट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है, अनआर्काइव कर दूंगा। तो अनआर्काइव करने के लिए आपको ये ओके, ये वाली जो कमांड है इसी को आपको, ये जो है ये क्रिएट करने के लिए होता है C, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे X कर दूंगा, ठीक है, तो वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए हो जाएगा, राइट। तो अगर मैं इसे डेमो को अगर एक्सट्रैक्ट करता हूँ तो फिर से जो 2 फाइल्स है ना वो आ जाएगी, राइट। तो ये देखिए एडमिन 1 एडमिन 2 फिर से वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, फाइल्स रिवाइव हो जाएगी वो फाइल्स। तो देखिए एडमिन 1 एडमिन 2 फिर से वापस आ गई। अगर मैं एडमिन 1 देखता हूँ तो ये देखिए वही चीज़ें आ गई, ठीक है। अगर मैं एडमिन 2 अगर देखता हूँ तो मिल गया मुझे मेरा डेटा, राइट। तो ऐसे होता है। तो अगर मैं यहाँ पे ना ls-l अगर करता हूँ तो आप देखिए ये जो डेमो है, ठीक है, उसका जो साइज है वो इतना है 10 to 40, राइट, 10 to 40 बाइट्स। और ये जो है ये है 12 और ये है 10, ठीक है, ये ब्लॉक साइज है।
10 to 40 ब्लॉक साइज है, और ये इसका है 12 और इसका है एडमिन 1 का 10। तो देखिए दोनों का ये जो है डेमो, ठीक है, इसका जो साइज है ये ज़्यादा है, ब्लॉक साइज जो है ये ज़्यादा है। तो मैं क्या करूँगा अभी, तो अभी मुझे क्या करना है कि इसको ना मुझे इसका साइज जो है ना वो कम करना है, ठीक है। तो अगर मुझे बाइट्स में अगर देखना हो ना, तो मैं कैसे देखूँगा, वर्ड काउंट हाइफन सी, उसके बाद फाइल का नाम डेमो। तो ये देखिए इतने बाइट्स की फाइल है ये, राइट। तो बहुत बड़ी फाइल हो गई, लेकिन इतना सारा जो साइज है ये काफ़ी ज़्यादा साइज है, तो मुझे साइज ना अभी कम करना है। तो इसके लिए अब मैं क्या करूँगा, साइज कम करने के लिए इससे मैं कॉम्प्रेस करूँगा, इस फाइल को कॉम्प्रेस करूँगा। तो इसे अगर कॉम्प्रेस करना है तो उसके लिए फिर से हम लोग टार कमांड यूज़ करेंगे, लेकिन कॉम्प्रेस करने के बहुत सारे टाइप है। मतलब आपको gzip से कॉम्प्रेस करना है या फिर bzip2 से कॉम्प्रेस करना है। देयर आर टू, मतलब मोस्टली जो है ये 2 ही यूज़ होते हैं कॉम्प्रेस करने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं ये देखिए gzip होता है और bzip2, ठीक है। तो कॉम्प्रेस करने के लिए आपको gzip कमांड यूज़ करनी होती है और आपको bzip2 कमांड जो है वो यूज़ करनी होती है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, कॉम्प्रेस तो आपको कोई भी कमांड से आप कर लो, ओके, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप gzip से अगर कॉम्प्रेस करते हो तो वो जल्दी कॉम्प्रेस हो जाता है, वो क्विक है, फास्ट है, ठीक है, 4.8 सेकंड लेता है। अगर आप bzip से कॉम्प्रेस करते हो तो वो 22.8 सेकंड लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे कम सेकंड ले रहा है मतलब जल्दी कॉम्प्रेस कर दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे इतना टाइम ले रहा है मतलब वो ज़्यादा अच्छे से कॉम्प्रेस कर रहा है। bzip2 जो है ना वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेस करता है, gzip2 जल्दी कॉम्प्रेस करता है। अगर आपको जल्दी से कॉम्प्रेस करना है तो gzip यूज़ कीजिए, अगर आपको टाइम लगा चलेगा, ठीक है, तो आप bzip2 यूज़ कीजिए, ठीक है। तो मैं दोनों का यूज़ करके कॉम्प्रेस करके आपको बताता हूँ। तो अभी देखिए मैं gzip से कॉम्प्रेस करता हूँ। तो gzip से कॉम्प्रेस करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मैन कमांड आपको यूज़ करना होगा, टार। पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है, टार के लिए क्या है। तो टार में आप मैनुअल में जब आप जाओगे तो यहाँ पे ना आपको एक कॉम्प्रेशन का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो वो आपको देखना है, ऑपरेशन मॉडिफायर नो। यहाँ पे कॉम्प्रेशन का एक पेज है, वो आपको कॉम्प्रेशन एक्सटेंडेड नो, डिवाइस नो, रिटर्न फॉर्मेटिव, इग्नोर अटैच, ओके। तो ये है कॉम्प्रेशन ऑप्शन। काफ़ी टाइम लग गया मुझे ये देखने के लिए, बट ठीक है। तो ये देखिए आपको ये जो ऑप्शंस है ये यूज़ करने। अगर आप bzip2 अगर आप यूज़ करते हो तो वो स्मॉल j हो जाएगा, ठीक है। gzip अगर आप यूज़ करते हो तो वो z आ जाएगा, ठीक है। gzip के लिए z जो ऑप्शन है वो यूज़ करेंगे, राइट। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको, z और कौन सा है ये, स्मॉल j, z और j कॉम्प्रेस करने के लिए। तो अभी
मुझे डेमो नाम की जो फाइल है, आर्काइव की हुई फाइल है, इसको अभी कॉम्प्रेस करना है, तो टार कमांड ही हम लोग यूज़ करेंगे। उसके मैं ना अभी क्या करता हूँ कि ठीक है, टार कमांड यूज़ करता हूँ, ठीक है, CFV और उसके बाद में Z, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा फाइल का नाम, उसका नाम जो है वो डेमो है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेमो डॉट नहीं, डेमो नहीं, दूसरा कुछ तो भी लिखना पड़ेगा। आर्काइव लिख देता हूँ, ठीक है, आर्काइव लिख देता हूँ। तो आर्काइव लिख दिया मैंने। तो अभी मुझे फाइल्स का नाम लिखना होगा, जैसे कि डेमो नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। अभी अगर मैं ls कर देता हूँ तो ये देखिए आर्काइव नाम का जो फाइल है वो क्रिएट हो गया है। तो अभी ls करके -l अगर कर देता हूँ तो आर्काइव नाम का जो फाइल है ये देखिए 407, ठीक है। ये जो फाइल्स है ना डेमो, ठीक है, इसी को मैंने क्या कर दिया, कॉम्प्रेस कर दिया। तो इसका साइज देखो कितना था, 10240, ठीक है। और फिर इसको छोटा कर दिया हमने तो वो हो गया 207, राइट। तो इस तरीके से आप इसे कॉम्प्रेस कर सकते हो। कॉम्प्रेस करने के लिए मतलब और भी आपको डायरेक्टली अगर आपको आर्काइव करके कॉम्प्रेस करना है ना तो सिंपल सी बात है। मैं अभी ये देखिए, अभी ना मैं क्या करता हूँ, डेमो और आर्काइव को डिलीट कर देता हूँ, मतलब क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। रिमूव डेमो एंड आर्काइव, ठीक है। तो ये देखिए डेमो आर्काइव सब डिलीट हो गए, अब सिर्फ admin1 admin2 बचा हुआ है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, डायरेक्टली टार कर देता हूँ, वो दोनों फाइल आर्काइव होके कॉम्प्रेस हो जाएगी, मतलब दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो CVF, ठीक है, Z कर देता हूँ। उसके बाद में कोई नाम मैं दे देता हूँ, जैसे कि मैं अभी नाम दे रहा हूँ X1 नाम दे देता हूँ मैं, ठीक है, X1 डॉट, अभी मैं Z से कर रहा हूँ तो मैं ऐसे इसको GZ नाम दे देता हूँ, admin1 और admin2। तो admin1 admin2 जो है वो आर्काइव होकर कॉम्प्रेस हो चुकी है वो फाइल। तो ये देखिए x1.gz, राइट। तो अभी इसको ना मैं ls कर देता हूँ, सॉरी ls-l कर देता हूँ। तो देखिए इसका जो साइज है बहुत कम है, ठीक है, मतलब वो आर्काइव होके इसके अंदर चली गई है, फाइल कॉम्प्रेस हो गई है, ठीक है। तो आपने उसका साइज कम कर दिया। कॉम्प्रेस करना मतलब साइज कम करना है, और आर्काइव मतलब बहुत सारी जो फाइल्स है ना उसकी एक फाइल क्रिएट करनी है। सो ये चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये जो था ये था जी जिप था ये, ठीक है, जी जिप था। अगर आपको जी जिप फाइल अगर ये आपको शो करनी है, अगर आप कैट कमांड से अगर आप देखते हो, ठीक है, X1, तो आप नहीं देख पाओगे, बिकॉज इट इज इनक्रिप्टेड, ठीक है, ये इनक्रिप्टेड डेटा है। तो अगर आपको gz देखना है तो आपको gz फाइल देखने के लिए आपको gcat यूज करना पड़ेगा, ये कमांड यूज करना पड़ेगा अगर आपको zip फाइल अगर आपको देखना हो तो, ठीक है। तो ये देखिए अभी आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये आर्काइव फाइल है, राइट। तो अगर आप इसको एक्सट्रैक्ट करोगे तो वो आर्काइव फाइल बनेगी, और उसको आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो फिर से वो admin1 admin2 ऐसी दो अलग फाइल बन जाएगी। तो आपने बैकअप लिया हुआ डेटा फिर से आप उसे नॉर्मल फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। तो अगर सिंपल सा है, राइट। अगर इसको अगर एक्सट्रैक्ट करना हो तो एक्सट्रैक्ट भी करना आसान है, जैसे XVF, उसके बाद में Z,
एक्स का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट, वी का मतलब होता है वेरबोस, एफ का मतलब फाइल, और जेड उसके बाद में मुझे x1 करना पड़ेगा। नहीं, x1 नहीं आएगा, ठीक है। तो टार से एक्सट्रैक्ट नहीं होगा। तो इसको अगर आपको अभी अगर x1gz इसको अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है तो सिंपली आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली गन जिप करना होगा, ठीक है। गन जिप, अगर आप इसे गन जिप अगर करते हो, ठीक है, x1, तो ये हो जाएगा एक्सट्रैक्ट, देखिए, ठीक है, ये देखिए ये एक्सट्रैक्ट हो गया फाइल, राइट। अभी मैं अगर कैट करके x1 को अगर देखता हूं तो वो मुझे पूरा डेटा बताएगा, ठीक है। अगर मैं इसको x1 आर्काइव है, ठीक है, आर्काइव को अगर मैं कर देता हूं तो फिर से admin1 admin2 दो एडमिन बता देगा। अभी एक मिनट, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो admin1 admin2 है, ठीक है। मैं इसको ना डिलीट कर देता हूँ, डिलीट करने के रिमूव कर देता हूँ, admin1 admin2, ठीक है। तो अभी आप ls करोगे तो कोई भी admin1 admin2 कोई फाइल नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, tar कमांड का यूज करके xvf, ठीक है, एक्सट्रैक्ट v मतलब वेरबोस फाइल, उसके बाद xvf और x1, ठीक है। ये देखिए admin1 admin2 दोनों फाइल क्रिएट हो गए, ये देखिए आ गई दोनों फाइल। तो इस फाइल में से आपने फिर से नॉर्मल जो उसका जो नॉर्मल फाइल्स थी वो बन गई। तो इस तरीके से आप डेटा जो है वो बैकअप डेटा जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। बैकअप लेके आप डेटा जो है उसको पुराने फॉर्म में आप ला सकते हो। तो ये इसका यूज है, ठीक है। तो अभी क्या है कि x1 जो है ना, इसको जिप करने का और एक मतलब ऑप्शन है हमारे पास, दैट इज bzip2, gzip एंड bzip2, ठीक है। तो bzip2 के लिए आपको क्या करना होगा, bzip2 के लिए देखिए bzip2, ओके। तो bzip2 के लिए आपको सिंपली यहाँ पे bzip2 लिख देना है, ठीक है। अगर x1 फाइल को अगर आपको करना है तो x1 कर दो वहां पे, x1 अगर आप कर देते हो तो ये हो जाएगा। ये देखिए bzip2 एक्सटेंशन आ गया, उसको bzip2 बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसे कर सकते हो। अगर मैं ls करता हूँ तो सॉरी, अगर मैं ls-l अगर करता हूँ लॉन्ग लिस्टिंग, तो ये देखिए 177 बाइट्स बन गया है अभी, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। और तो bzip2 से आपने किया है, आप उसे फिर से आपको अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो tar xvf कर दीजिए, ठीक है, x1 कर दीजिए यहाँ पे, अच्छा ओके। अभी bzip2 जो है ना, इसे bzip2 gunzip2 होगा शायद इसका, चलिए आगे देखते हैं, आगे तो नहीं है। ओके, ये है bzip2 एंड bunzip2 है, ठीक है। bunzip2 से आप इसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो आप अगर bunzip2 कर दीजिए और यहाँ पर x1 कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका एक्सट्रैक्ट। ये देखिए एक्सट्रैक्ट हो गया, ठीक है। आप अगर gzip करते हो x1 तो ये देखिए आपका gzip हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर बहुत सारी अगर फाइल्स है तो उसको आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, आप उसको कॉम्प्रेस नहीं कर सकते। उसको कॉम्प्रेस करने के लिए आपको क्या करना होगा, आर्काइव करना होगा। मतलब नंबर ऑफ फाइल्स को आपको एक फाइल में उसको कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद आप उसे कॉम्प्रेस कर सकते हो, ठीक है। आप डायरेक्टली gzip या bzip2 से आप उसे कॉम्प्रेस कर सकते हो,
ठीक है। तो जी जिप है तो इसे आप गन जिप कर दीजिए, गन जिप, और x1 आप कर दीजिए तो ये देखिए पुराने फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप टार का यूज़ कर सकते हो आर्काइव के लिए, जी जिप, बन जिप 2 का, जी जिप, बी जिप 2 का आप यूज़ कर सकते हो कॉम्प्रेशन के लिए। तो इस तरीके से यूज़ होता है, ठीक है। तो अगर मैं देखिए, और जेड कैट अगर गन जिप सॉरी जी जिप x1 अगर करता हूँ, ठीक है, तो अगर मुझे ये फाइल देखनी है, जिप फाइल देखनी है, तो जी कैट यूज़ करेंगे x1, ठीक है। तो आप वो देख सकते हो। अगर आप जेड मोर भी कर सकते हो, ठीक है, x1 कर दो आप इसे, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी फाइल देख सकते हो, राइट। यहाँ पे देखिए जी मोर से भी देख सकते हो और जी कैट से भी देख सकते हो। और बीजी ओके, अगर बन जिप बी जिप 2 से अगर करता हूँ मैं, ये लास्ट का है ls, ठीक है। अगर इसे गंजिप करता हूँ मैं, अब ये x1 हो गया, इसको ना मैं बी जिप कर देता हूँ, बी जिप 2, उसके बाद x1, तो अभी ये बी जिप 2 है, ठीक है। तो बी जिप 2 के लिए देखिए, बी जिप 2 के लिए आप बी जिप, बी जेड कैट, बी जेड मोर, सेम कमांड आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे जेड कैट, जी कैट और जी मोर ये आप यूज़ कर रहे हो जी जिप के लिए, तो वैसे बी जिप 2 के लिए बी जेड कैट x1 कर दो यहाँ पे, ठीक है, दिख जाएगी फाइल, या फिर बी जेड मोर ये भी कर दीजिए, आपको मिल जाएगी फाइल, यहाँ पे शो हो जाएगा पूरा डेटा। तो इस तरीके से आप लोग इसे यूज़ कर सकते हो। तो गाइज ओके, तो गाइज सभी टॉपिक्स जो है अभी कंप्लीट हो गए हैं कमांड्स के। तो नेक्स्ट जो वीडियो होने वाला है वो मैं फाइल सिस्टम पे बनाऊंगा, और उसके बाद में हम लोग डिस्क मैनेजमेंट पढ़ना शुरू कर देंगे। बाद में पैच मैनेजमेंट है, ठीक है, स्टोरेज है, बैकअप स्टोरेज है, उसके बाद में और लॉग मैनेजमेंट है, ठीक है। तो काफ़ी सारे जो वीडियोस है वो भी मैं आगे बनाते रहूँगा। तो प्लीज़ डू वॉच माई वीडियोज़ and please show your support. So thank you so much guys for your time.